उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण फसलों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों को आप कह सकते हैं सीरियल क्रॉप। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अनाज वाली फसलें आपको इसकी कैटेगरी आप कह सकते हैं, इसकी एक लिस्ट होती है। सबसे पहले आप बता सकते हैं इसमें अपने कोर्स में 6 क्रॉप्स है। नंबर 1 है धान, जिसको आप चावल या राइस या पैडी कह सकते हैं। और सेकंड वन है आपकी मेज, मक्का। और थर्ड वन, नंबर 3 है बाजरा, पाल्म मिलेट। फोर्थ वन है जवार, सोरगम। फिफ्थ वन, नंबर 5 गेहूं, वीट। नंबर लास्ट 6 जो बार्ले। ये फसल उत्पादन में आपके अनाज वाली फसलों में 6 फसलों का आपका अध्ययन कराया जाएगा 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात आपको ये देखना है कि कौन सी फसल किस ऋतु की आती है। तो सबसे जनरल बात बताएंगे। सबसे पहले आपको ये 4 जो क्रॉप्स है, ये आपके खरीफ या कह सकते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं। और ये गेहूं और जो ये 2 मेन क्रॉप्स है, ये आपके रबी या शीत ऋतु की फसलें हैं। ये भी आपको थोड़ा नोटिस करना है कि ये जलवायु का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको लिखना है कि शीत जलवायु की फसल है या खरीफ ऋतु की फसल है। तो इसके लिए सबसे पहले जनरल बात करते हैं धान। तो धान का जो वर्टिकलम है वो आपको पता होना चाहिए, ओराइजल सेटाइवा। ये सबको पता, आपकी बुक में दिया हुआ है ओराइजल सेटाइवा। और इसका कुल है ग्रेमेनी, जिसको आप कह सकते हैं फैमिली। और इसका ओरिजिन प्लेस, जिसको आप कह सकते हैं मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल, ये इसका दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया इसका मूल स्थान कहलाता है। विशेषज्ञ इसको भारत या चीन का भी बता सकते हैं। एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसका ये भी ध्यान रखना है कि इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, वो होती है 2n बराबर 24। ये इसकी क्रोमोसोम नंबर संख्या कहलाती है। हर फसल की अलग अलग होती है। एक दो फसलें हैं जो कंपटीशन में पूछी जाती है, जैसे धान है, आपके इधर गेहूं है, ऐसे फसलें हैं या मक्का है, इनका क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है। अब आपको एक जनरल बात बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्रॉप्स किस तरह स्टडी करना है, इसमें कोई ज़्यादा खास आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आप अनाज वाली फसलों में। ये धान जो चावल कह सकते हैं, इसको आप खरीफ ऋतु की फसल है। तो इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, कई जगह दे रखा है जलवायु क्या है, इसकी मृदा कौन सी है, 4 उन्नत किस्में हैं, या सीधी बुआई के लिए कौन सी वैरायटी इसकी लगाई जाती है प्रजाति, या कह सकते हैं संकर प्रजाति कौन कौन सी है, ये इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके बाद बीजोपचार किस दवाई से करना चाहिए, कौन सा इसमें रोग लगता है, बीजोपचार के बाद बीज दर कितनी होनी चाहिए, सीधी बुआई के लिए कितनी होनी चाहिए, और रोपाई या पौध द्वारा कितनी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें इसकी जो बुआई की विधियां हैं, कह सकते हैं पौध तैयार करने की विधियां कौन कौन सी है, वो इसमें से किसमें होते हैं। और एक इसमें खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी दी जाती है, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक सिंचाई प्रबंध, सिंचाई में कौन कौन सी अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए फसल में। और उसके बाद फसल में आते हैं कीट और व्याधियां, और कीट कौन कौन से लगते हैं, उसका कंट्रोल मेजर क्या है, किस तरह से कीट का रोकथाम करना चाहिए। और उसके बाद अंत में आती है कटाई, मंडाई और उपज। ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में क्वेश्चन 4 नंबर का क्रॉस में पूछा जाता है। कोई सी भी आपकी क्रॉस आएगी 4 अंकों में विभाजित है। जैसे क्वेश्चन आएगा धान की उन्नत खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं या निम्न शीर्षकों के अंतर्गत दीजिए।
तो उसमें 4 पॉइंट आपको पूछा जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन बन गया धान प्रबंधन खेती का या वैज्ञानिक खेती का निम्न बिंदु के आधार पर नंबर 1 जलवायु, सेकंड वन 4 उन्नत किस्में, थर्ड वन खाद एवं उर्वरक, और फोर्थ वन आ जाएगा इसमें आपके कटाई एवं मंडाई। इस तरह से पॉइंट दिए जाएंगे। इस तरह से आपको पहले बता दूं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे क्या होगा आपको कंफ्यूज ना हो। और ये महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे होते हैं कि इनके बारे में इससे जलवायु किसी ने पूछ लिया, किसी ने मृदा पूछ लिए, अब यहाँ कई जगह खाद की जगह बीज दर और बीजोपचार पूछ लिया, या जैसे मान लो यहाँ 4 नंबर पूछ लिया, यहाँ कटाई मंडाई की जगह सिंचाई प्रबंध पूछ लिया, या 2 प्रमुख रोगों के नाम या 2 प्रमुख कीटों के नाम, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे 4 बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदु को आपको सीक्वेंस से शैली होती है क्वेश्चन का आंसर देने का। तो किस तरह का आंसर दिया जाता है इसमें, एक तो क्वेश्चन को सही सोल्व करते समय आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो नंबर दिया हुआ है उसको हेडलाइंस को जलवायु या कह सकते हैं आप क्लाइमेट, ये आपको मेंशन करना है, लिखना है। उसके बाद आपको नंबर 1 और नंबर 2 इस तरह से आपको पॉइंट्स में इसका आंसर क्लियर करना। तो जैसे मान लो धान किस जलवायु की फसल है, इसके लिए आप उष्ण व नम जलवायु, इसकी खेती के लिए उपयुक्त है नंबर 1। सेकंड वन आता है इसमें जलवायु में टेम्परेचर, तो इसके लिए तापक्रम या तापमान कितना डिग्री सेल्सियस फसल वृद्धि के लिए चाहिए और कितना डिग्री सेल्सियस फसल पकाव के लिए चाहिए। तो फसल इसमें तापमान फसल वृद्धि के लिए अच्छी पैदावार के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस एवं फसल पकाव के लिए या फसल पकते समय वो आपके आ जाएगा यहाँ 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु आपको इसमें लिखना है जलवायु। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जैसे मान लो नंबर 2 4 उन्नत किस्में। अब 4 उन्नत किस्मों में आपने कई बार देखा कि किसमें इस तरह आपकी डिनोट होती है आगे की किस्में, सेकंड वन आता है मध्यम किस्में और तीसरा आता है पीछे की या देर से पकने वाली। इस तरह से उसमें पूछा जाता है कि एक नंबर आता है 4 संकर किस्में। अब अधिकांश विद्यार्थी यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगेती किस्में 4 लिखे, मध्यम लिखे, पीछे लिखे या संकर किस्में। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको पढ़ा लिखना चाहिए 4 उन्नत किस्में, इसमें कोई अगेती पीछे की मध्यम नहीं लिखना, आपको 4 कोई सी भी लिख दो। जैसे आपको पता होना चाहिए धान की फसल के लिए रत्ना, कावेरी, उषा बासमती 370, या फिर आप लिख सकते हैं साकेत 4 नंबर 4। इस तरह आपको पॉइंट डालना है इसमें। इस तरह से आपको ये 4 नाम लिखना है, वो भी 4 वैरायटीज 4 प्रजाति के नाम लिखना है, नंबर डाल के नंबर 1 2 और 3 और 4 इस 4 का नाम लिखना है। उसके बाद बात करते हैं खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फसल कितनी खाद की आवश्यकता होती है। इसमें भी आपको एक सिद्धांत होता है, क्योंकि बिना इस जानकारी के आप उसमें उसकी मात्रा नहीं ले सकते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। और उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको जो आपको पॉइंट दे रखा नंबर 3 खाद एवं उर्वरक, वो आपको लिखना है। हर बार इसको आपको इस कॉपी में लिखते रहना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको FIM की मात्रा जिसको आप सड़ी हुई गोबरी खाद कहते हैं, उसके बाद नंबर आता है N2 जिसको आप नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के नाम से डिनोट करते हैं, और उसके बाद नंबर 3 आता है फास्फोरस पिटोफाइट, नंबर 4 आता है आपके पोटास। और एक और आप ऐड करना चाहो तो इसमें आप नंबर 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक सल्फेट कर सकते हैं, ZnSO4। सबसे पहले बात करते हैं FIM की मात्रा। FIM हर फसल की जो खाद्य फसल है उसमें वो भी खाद मृदा संरचना के लिए या मृदा विकार दूर करने के लिए और या मृदा की गुणवत्ता के लिए डाली जाती है। तो यहाँ इसमें आपको पता होना चाहिए कि
गोबर की खाद कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको 20 से 25 टन, ये जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं इसमें धान सबसे ज़्यादा एफ1 की मात्रा आवश्यकता होती है। इसमें गोबर खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, ये प्रति हेक्टेयर में इसकी मात्रा आपको इस तरह डिनोट करना है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा इसमें नाइट्रोजन। एक बात क्लियर कर देता हूँ, जैसे इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन है 120 kg प्रति हेक्टेयर। इसके बाद फास्फोरस की मात्रा है 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर, और लास्ट है पोटास 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर, और अंत में माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको आप जिंक सल्फेट कहते हैं, ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये इसलिए डाला जाता है क्योंकि धान में कीड़ा रोग लगता है और जिंक पोषक तत्व की कमी से फैलता है। और अगर आपने पहले ही मृदा में माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में जिंक सल्फेट के रूप में उस क्लोराइड या उस पोषक तत्व को मिला दिया खेत में, खेत की तैयारी के समय, तो इसकी बाद में आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब एक इसका जनरल क्वेश्चन आपको याद करने का थोड़ा बताऊं एनपीके का। सबसे पहले देखो मैंने लिखी 120, फिर आया 60, फिर दिखाया 40। आपको नाइट्रोजन अगर याद है तो उसका आधा फास्फोरस, फास्फोरस का आधा इसका 40 से 50 के 30 से 60 40 भी कर सकते हैं। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है जो याद करने का तरीका है। जैसे आप हर सब को रखो, आपको नाइट्रोजन का पता है उसकी हाफ, उसका 30 से 40 कर दो, 40 से 50 कर दो, ये कोई वेरी नहीं करता। आप जितना रैंक में लिखोगे इसको वो आपके लिए सही रहेगा। एक संख्या में डिजिट लिखोगे तो वो थोड़ा सा संभावना रहेगी आपको याद करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये इसमें एनपीके की मात्रा है। इस तरह आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कह सकते हैं इस पॉइंट का आंसर देना है। उसके बाद अंत में आता है जिसमें मैंने उसमें 2 पॉइंट डाले आपको, कटाई और मंडाई। तो कटाई और मंडाई में क्या लिखना आपको, लिखने के बाद ये है कि हेडिंग डालना है नंबर 4 कटाई एवं मंडाई। इसको अंडरलाइन करते हुए क्या करना है, कटाई कब करना है और मंडाई कब करना है। तो कटाई करते हैं फसल पकाव के बाद, फसल पक जाती है। इसमें क्या होता है, जब धान की फसल में 80% बालियों में 80% दाने पककर तैयार हो जाते हैं, तब धान की कटाई मशीन द्वारा, जिसको आप कह सकते हैं कंबाइन। कंबाइन वो मशीन होती है जो फसल की कटाई के साथ साथ उसकी तहसील भी कर देती है। और दूसरी बात मंडाई। मंडाई का मतलब विनोइंग होता है इंग्लिश में, और मंडाई कब की जाती है, इसमें धान की जो पुलिया या बालियां इनको अच्छी तरह धूप में सुखाकर 3 से 4 दिन बाद में या 5 दिन बाद में, सप्ताह भर बाद में, जैसे इसमें बालियां सूख जाए और उसे लकड़ी के डंडे से पीटकर उनको दानों को बालियों से अलग करके और उसकी ओसाई कर लेते हैं। ओसाई का मतलब आप सब जानते हैं, उन बीजों को किसी पात्र या गमले में करके हवा के सामने ऐसे रखने से, उड़ाने से, गिराने से उसमें से छिलका अलग और बीज अलग होकर साफ हो जाता है। ये बनाती है कटाई और मंडाई। तो ये ऐसे 4 महत्वपूर्ण बिंदु, किसी फसल में कटाई मंडाई जा सकता है, किसी में कटाई रोका जा सकता है, किसी में उसमें बीजोपचार किया जा सकता है, और किसी में उसमें खाद उर्वरक की मात्रा की जगह जल प्रबंध कहते हैं, सिंचाई प्रबंध पूछा जा सकता है, या अंतरसस्य क्रिया भी पूछा जा सकता है। अंतरसस्य का भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें आपको जनरल पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको उसको जलवायु पे लाना है। तो धान की फसल के लिए उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इसी में आपको क्या लिखना है कि धान की जो फसल है उसकी अच्छी पैदावार के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। और तीसरा पॉइंट, इसी में अगर आप डालो तो फसल पकाव के समय 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है मृदा या सोइल, जिसको आप कह सकते हैं भूमि कैसी चाहिए धान की फसल के लिए। तो धान की फसल आपको सबको पता होना चाहिए कि पानी में पकने तक खड़ी रहती है, और तब तक खड़ी रहती है जब तक फसल पकने जाए, तब तक उसमें पानी भरा रहना चाहिए कि आवश्यक है। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो धान की फसल में जो पानी आप डालते हैं भरा रहता है 5 से 6 सेंटीमीटर, वो फसल पकने तक खड़ा रहे, उसमें अवशोषित ना हो जल्दी से। तो वो अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा, चिकनी मटिया या कह सकते हैं दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अच्छी जल धारण क्षमता से मतलब है पानी को काफी दिनों तक रोक कर रखे, ऐसे नहीं आज बारिश हो या आज पानी आपने दिया खेत में और पानी कल खेत में से नीचे मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, ऐसी मृदा की होती है। मृदा वो होती है जल धारण क्षमता वाली जो पानी को या उस मृदा में उन जल कणों को काफी देर तक रोक सके।
उसके बाद बात करते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी जैसे किस तरह फसल है तो उसकी तैयारी करनी जाती है। खेत की तैयारी के लिए इसमें एक विधि अपनाते हैं, पडलिंग। पडलिंग विधि का मतलब है यहाँ गाढ़ा करना या लेहे युक्त करना, लेहे युक्त मृदा। अब इसमें करते क्या है खेत में, इसके लिए पहले सबसे बात इसका खेत तो मृदा समतल होना चाहिए, और ये क्रिया उन्हीं भागों में होती है जो खेत एकदम फ्लैट हो, समतल हो। उस खेत में पानी भरकर और ट्रैक्टर या किसी कृषि यंत्र द्वारा पानी और मिट्टी को इस तरह से जोड़ बन जाता है जिसको अगर कह सकते हैं दलदल, उस क्रिया को कहते हैं पडलिंग क्रिया। और दलदल में क्या होता है, कीचड़ जैसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। उस अवस्था में क्या होता है, पानी लेट या काफी देर तक या कई दिनों तक खड़ा रह सकता है या भरा रह सकता है। इस क्रिया को कहते हैं पडलिंग क्रिया। कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में पडलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है, धान की फसल से होती है। इसके बाद इसकी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले खेत की तैयारी है, भूमि की तैयारी के लिए खेत में सीधी बुआई के लिए आपको करना क्या पड़ता है, धान की फसल के लिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले से की जाती है। उसके बाद 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करके और खेत को समतल कर देते हैं। उसके बाद बुआई से 15 दिन पूर्व सिंचाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है 5 से 7 दिन तक बाद उसमें उस फसल के जो भी खरपतवार होते हैं, जैसे इसमें इकाइयों का लोहा है, जंगली धान है या सावा या पौधा, वो उगाते हैं और उनको उगने के बाद 2 से 3 बार हैरो चलाकर उस पे पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। ये पहली विधि है खेत की तैयार करने की। उसके बाद दूसरी विधि है रोपाई द्वारा। अगर आपको खेत में धान की रोपाई द्वारा अगर खेती करना है या खेत की तैयारी करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जिन क्षेत्रों में या खेतों में पानी की पर्याप्त मात्रा होती है उन क्षेत्रों में ये विधि अपनाई जाती है और इसमें सिंचाई की समुचित या उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे पहले बात करें इस खेत के में, अगर रोपाई द्वारा अगर आपको तैयार करना तो इसमें खेत में पडलिंग से पहले 20 से 25 टन FM की सही जो गोबरी खाद कहते हैं प्रत्येक का, वो मिलाकर खेत में क्या करते हैं, अच्छी तरह जुताई करते हैं। उसके बाद ये खेत की तैयारी होती है। उसके बाद आपको बताया जैसे मैंने आपको उन्नत किस्में आएगा पॉइंट, तो यहाँ आपको 4 उन्नत किस्में किस तरह लिखना है। सबसे पहले बात करना है इसकी जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं उनमें रोपाई के लिए जो प्रयुक्त प्रजातियाँ किस्में हैं वो है रत्ना, जया, बासमती 370, कावेरी और माई सुगंधा। ये जो माई सुगंधा है ये आपके बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र से विकसित की गई है। एक इसकी चंबल, जो आप सब जानते हैं चंबल नदीगामी नाम है, और चंबल धान की सर्वाधिक पैदावार देने वाली प्रजाति मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं सीधी बुआई के लिए कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो सीधी बुआई के लिए आपको एक तो है पूसा 221 और सेकंड वन है बाला। ये 2 वैरायटी है जो धान की सीधी बुआई खेत में डालकर पडलिंग करने के बाद अंकुरित बीजों क्या करते हैं उस खेत में फैला दिया जाता है, बीज उगकर पौधा बन जाता है। उसके बाद किस्म आती है, अन्य किस्मों में बात करें तो पूसा 23 या 33, पूसा 44 और गोविंद साकेत 4, ये अन्य किस्में में आती है। एक आती है पूसा सुगंध इस नाम से, जिसकी सीरीज है पूसा सुगंध 3, 4, 5। ये भी एक महत्वपूर्ण किस्म है। पूसा सुगंध 3 किस्म है, वो है राइस की, और ये वो किस्में हैं जिनमें एरोमेटिक कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सुगंधित, या कह सकते हैं धान की 2 सुगंधित किस्मों के नाम लिखिए या धान की 4 सुगंधित किस्मों के नाम लिखिए, तो इसको आप कह सकते हैं ये धान की सुगंधित किस्में या कह सकते हैं एरोमेटिक वेराइटीज है जिनमें खुशबू आती है, फ्लेवर आता है। उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटी। तो धान की संकर किस्में कौन कौन सी, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पूसा राइस हाइब्रिड 10 PRH10, ये आपकी पूसा जो संस्थान है नई दिल्ली, वहां से विकसित की गई है और ये वर्ष 2000 में रिलीज की गई थी। और ये धान की प्रथम संकर किस्म है। कंफ्यूजन आ जाए, धान की प्रथम बोनी सुगंधित किस्म कौन सी है, बोनी
सुगंधित कौन सी है। और वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको भारत में धान की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो आएगी आपकी जया, ये वैरायटी का नाम है जया, भारत में प्रथम संकर किस्म है। और अगर पूछा जाए प्रथम बोनी सुगंधित किस्म है तो पूसा राइस हाइब्रिड 10, जिसको आप कह सकते हैं PRS 10। एक इसकी वैरायटी आपके पंत संकर धान 1, पंत संकर धान 1, ये जो सीरीज चल रही है ये आपके पंतनगर कृषि अनुसंधान संस्थान, जो आपको सबको पता होना चाहिए, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, वहां से विकसित की गई है। इसके बाद बात करते हैं धान की बीज दर। बीज दर में भी वही, जैसे सीधी बुआई के लिए कितनी चाहिए और रोपाई या पोत द्वारा बुआई के लिए कितनी चाहिए। इसमें दो प्रकार के आपको सीड रेट को पता होना चाहिए, बीज दर, और बीज दर हमेशा किलोग्राम में, ग्राम में या क्विंटल में मापी जाती है, लिखी जाती है इसकी इकाई में भी। तो सबसे पहले आप करें इसमें सीधी बुआई, और दूसरी है इसमें रोपाई द्वारा। तो सीधी बुआई के लिए तो यहाँ बीज की मात्रा चाहिए 100 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये इकाई लगाना जरूरी है। और ये जो आपके रोपाई द्वारा करते हैं, जिसमें आप पोत तैयार करते हैं, इसके लिए बीज दर चाहिए आपको 40 से 50 केजी। ये बीज कम क्यों होता है, इसका भी आपको एक रीजन बताते हैं। यहाँ आपको सीधी बुआई करनी पड़ती है, सीधी बुआई में बीज दर थोड़ा ज्यादा लिया जाता है। कई बार बीज गहराई पे चला जाता है, कई बार बीज मिट्टी पर न मिलके ऊपर रह जाता है, वो बीज अंकुरित नहीं होते। और यहाँ रोपाई द्वारा क्या होता है, उस बीजों को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, नर्सरी या पौधशाला में डालकर उनका पोत तैयार करते हैं, जिसका सीडलिंग कहते हैं। नर्सरी भी कर सकते हैं या सीडलिंग। इस पोत को तैयार करने के बाद इनकी जो रोपाई करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, रोपाई की विधि कैसी है, पंक्ति से पंक्ति दूरी कितनी है, ये दोनों चीज आपको इसमें पता होना चाहिए। बीज दर यहाँ पे विद्यार्थी देखते हैं कि सीड डेट पूछा ऑप्शन में बीज दर और बुआई का समय, तो अधिकांश विद्यार्थी ये भी देखते हैं दोनों वैरायटी का, ये जो सीधी बुआई का भी लिख देते हैं, रोपाई द्वारा भी लिखते हैं। आप वहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको याद है सीधी बुआई के लिए सीधी बुआई के लिए आप डाल के लिख दो, और अगर आपको रोपाई द्वारा लिखना तो रोपाई द्वारा लिख दो। इसमें ऐसा नहीं पूछा था रोपाई द्वारा पूछा जाए तो ये लिखना है, और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में सीधी बुआई के लिए धान की बीज दर 80 से 100 किलोग्राम इसमें आपको लिखना है। उसके बाद आता है इसमें बुआई का समय, इससे पहले आता है बीज दर। बीज दर आ गया, बीज दर के बाद में आता है सीड ट्रीटमेंट। अब किसी भी फसल के बीजों को उगाने से पहले या तो उसमें मृदा उपचार करते हैं, जिसको आप बीजोपचार कर सकते हैं, या बीजों को शोधित करना। इसमें कई विधियां हैं। बीजोपचार करने से क्या होता है, जो फंगल से या फफूंद द्वारा जो रोग लगते हैं और द्वारा जो रोग फैलते हैं फसलों में, उसकी रोकथाम के लिए बीजोपचार करना पड़ता है। एक, कीटों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है, कई बार फसल के जड़ों को काटकर पौधा नष्ट हो जाता है, कई बार तनों में छेद हो जाता है, कई बार फसल के प्रोब आग पर कीट उनको खाकर नुकसान पहुंचाता है। कीटों द्वारा भी अगर नुकसान होता है तो उसको कीटनाशक रसायन से उपचार करते हैं। और अगर फफूंद द्वारा इससे करते हैं तो यहाँ आपके फफूंदनाशक या कवकनाशी रसायनों से या आपके प्रतिजीवी पदार्थ, जिसमें आप बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा या विषाणु द्वारा जो रोग फैलते हैं, वो प्रतिजीवी पदार्थों का भी रसायनों से भी बीजोपचार करते हैं। तो यहाँ बीजोपचार दो तरीके से करते हैं, तो फफूंद द्वारा भी है, कीटों द्वारा। बीजोपचार करने की विधि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, बीजों को किस तरह उपचार करना चाहिए, कितनी मात्रा में कितना कीटनाशक और कितनी मात्रा में कितना कवकनाशक लेना। वैज्ञानिक विधि है FRI। इसका आपको सबसे पहले जानना समझना है कि FIR क्या है। F का मतलब है फंजीसाइड, I का मतलब है इंसेक्टिसाइड, और R का मतलब है राइजोबियम।
कल्चर, ये फुल फॉर्म होती है FIR। इसमें F का मतलब आपने लिखा कवकनाशी लिख दो या फफूंदनाशी, यहाँ इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, और यहाँ शाकाणु संवर्धन, ये इसका हिंदी में ट्रांसलेट है, इस नाम से भी इसको आप लिख सकते हैं। अब सबसे पहले बीजोपचार की जो विधि है, ये वैज्ञानिक विधि है, इस विधि में सबसे पहले बीज को आपको फंजीसाइड यानी कवकनाशी के साथ उपचार करते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, प्रति किलो बीज, जैसे आपको 80 से 100 किलो बीज को उपचार करना है, तो 1 kg पर सीड में आपको क्या करना है, 2 से 3 ग्राम कवकनाशी मिलाना है। अब आपको 80 से 100 किलोग्राम बीज को उपचार करना है चावल को, तो क्या करना है, इसको या तो 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 8 या 24, 240 ग्राम। यहाँ अगर इससे मिलाई करो 300 ग्राम आपको फंजीसाइड या कवकनाशी, जैसे कवकनाशी का नाम आपने मैंने कई बार बताया आपको, कार्बेंडाजिम है, कैप्टान है, थायरम है, बावस्टीन है, इस तरह कई कवकनाशी रसायन बाजार में उपलब्ध है। तो आप किसी एक का लेना है, 2 से 3 ग्राम, 2.2 ग्राम या 2.5 ग्राम से भी आप ले सकते हैं इसको है। तो सबसे पहले बीजों को आपको क्या करना है, चावल के बीजों को 2.5 या 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीजों को क्या करना है, कार्बाइडिजिम फंजीसाइड से उपचार करना है। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जीवाणु हमारी जो राइस ब्लास्ट कर सकते हैं, जीवाणु हमारी रोग लगता है, उसकी रोकथाम के लिए। दूसरा, चावल में कौन सा कीट लगता है, उसकी रोकथाम के लिए गॉर्बेज कीट है, उसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक कोई सा भी आपके पास हो, मिथाइल पैराथियम या कुछ सब भी हो, या जैसे मान लो इसमें रोग लगता है, तो इसके साथ फंजीसाइड के मान लो विषाणु रोग लगता है, तो वहाँ स्टेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको क्या करना है, 45 मिनट पानी में घोल बनाकर इसको बीज को चेक करना है। उसके बाद राइजोबियम कल्चर। अब राइजोबियम कल्चर का क्या फंक्शन है, क्या सिद्धांत है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, ये बीज उपचार में इसलिए मिलाया जाता है, जितनी भी आपके दाल वाली फसलें हैं वहां तो आपको मिलाना पड़ेगा लेग्यूमिनस, जो भी अलग अलग प्रजातियां अलग अलग, जैसे चना के लिए राइजोबियम लेग्यूमिनस, राइजोबियम स्पीसीज है। सोयाबीन के लिए आपको पता है तो दाल वाली फसलें लेग्यूमिनस होती है, तो इसलिए राइजोबियम जैपोनिकम है। इसलिए अलग अलग फसल के लिए आपको अलग अलग राइजोबियम कल्चर प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ आपको एज़ोटोबैक्टर प्लस पीएसपी का पूरा नाम है फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी कि फास्फोरस घोलक जीवाणु। ये एज़ोटोबैक्टर प्लस पीएसपी इसमें क्या करता है, इसकी मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, प्लस मिट्टी में जो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा, वो पौधे को इन जीवाणु के माध्यम से फास्फोरस घुलनशील अवस्था में होता है, घुलनशील अवस्था में फसल के पौधों को प्राप्त करें। और यहाँ आपको ये करना ही है, सभी दलहनी फसलों में राइजोबियम स्पीसीज प्रयोग करते हैं, यहाँ एज़ोटोबैक्टर प्लस पीएसपी करते हैं, और आपके गन्ना में इनमें भी एज़ोटोबैक्टर प्लस एजोस्पिरिलम भी करते हैं, कपास में भी करते हैं, और सभी सब्जियों में भी करते हैं। ये है बीजोपचार की विधि। इसके बाद बात करते हैं आपको खाद एवं उर्वरक की, वो भी मैंने आपको बताया खाद एवं उर्वरक कितनी मात्रा में कितना देना चाहिए वो भी आपको पता मैंने, और उसमें आपको सबसे जो बात है वो खाद एवं उर्वरक की, वो आपको लिख के ही तो पॉइंट है, जो भी जितना भी नंबर है वो आपको लिख के ही बताना है। सबसे पहले FIM आप कितना लिख दिया आपको, या सड़ी हुई गोबर की खाद। अब इस FIM को मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी में सड़ी हुई गोबर की खाद, यहाँ फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, और हिंदी में जगह सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से 25 टन आपको खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर मात्रा देना है। उसके बाद NP नाइट्रोजन की मात्रा 120 kg प्रति हेक्टेयर। फिर आ जाएगा आपके थर्ड वन P फास्फोरस, ये 60 से 80 आ जाएगा। फिर नंबर 4 पे आ जाएगा आपके पोटास, ये 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर आ जाएगा। और अगर आपको डालना है ZN जिंक सल्फेट,
ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको डालना है। या खड़ी फसल में अगर आप धान में खेड़ा रोग होता है उसमें फिर आपको जिंक सल्फेट का 0.1% का घोल बनाकर और पूरी फसल में प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना पड़ेगा। ये इसमें एमपी की मात्रा, इस तरह आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। उसके बाद बात करते हैं इसमें पौध तैयार करने के लिए। पौध या नर्सरी तैयार करने की विधियां। अब देखिए यहां अलग अलग विधियां हैं पौध तैयार करने की। सबसे पहले आपको समतल खेत में, दूसरी विधि आपके आ सकती है इसमें गीली क्यारी विधि, तीसरी विधि आ सकती है आपके शुष्क क्यारी विधि, और चौथी विधि आ सकती है आपके डेपॉक विधि। ये चार विधियां हैं जो जनरली मैं आप गीली क्यारी विधि, शुष्क क्यारी विधि और डेपॉक विधि, ये चार विधियां ज्यादातर अपनाई जाती है। तो यहाँ आपको एक चीज क्लियर करना है कि गीली क्यारी विधि क्या होती है, शुष्क क्यारी विधि क्या होती है, डेपॉक विधि में क्या होता है। गीली क्यारी विधि में क्या होता है, जो पौध होती है वो 20 से 25 दिन में ही रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। एक चीज आपको क्लियर है। गीली क्यारी में क्या होता है, इसमें पड़ली क्रिया करते हैं, जिसमें अभी मैंने आपको पहले बताया क्लास के प्रारंभ में। इसमें FIM जो भी आपको पौधशाला में जो नर्सरी है, जो कि आप नर्सरी बेड है उसमें जो डाल के उसमें पानी बना के और उसमें दलदल बना के और उसमें बीजों को डाल दिया जाता है। और ये गीली क्यारी होती है, फिर उठी हुई होती है। एक क्यारी होती है चारों तरफ से चबूतरानुमा, इसकी तरह से एक रिंग होती है, रिंग के अंदर एक नाली बनी होती है जो अतिरिक्त पानी को क्या करती है, उस नर्सरी या पौध जो क्यारी होती है, नर्सरी बेड होती है, उसमें से इसके बाहर आ जाते हैं, इससे पौध में गलने के लिए गड़बड़ नहीं होता है। उसके बाद दूसरी विधि है शुष्क क्यारी विधि। इसमें 25 से 30 दिन में पौध रोपाई के लिए तैयार होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीली क्यारी विधि किससे संबंधित दिया, गीली क्यारी विधि में पौध रोपाई के लिए 30 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद डेपॉक विधि, इसमें सबसे कम समय में 11 से 13 दिन में ही पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और एक इसकी विशेषता ये भी कि इस विधि में पौध तैयार करने के लिए मिट्टी जो माध्यम होता है बीज उगने का, उस मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। और इस विधि का आविष्कार फिलीपींस मनीला में किया गया था। फिलीपींस मनीला में किया गया था, वहां इस विधि का सबसे पहले आविष्कार किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि डेपॉक विधि का आविष्कार किस देश ने किया, फिलीपींस मनीला। तो ये जानकारी सामान्य, लेकिन आपको कई बार जो है नर्सरी तैयार करने की 2 विधियों के नाम, इनमें से आप कोई से भी 2 आपको जो याद है अच्छी तरह से वो आप नाम लिख सकते हैं। बस नाम लिखना है और ज्यादा मतलब आप इतना सा कर सकते हैं कि 3 दिन में तैयार होती है, वो 3 दिन में तैयार होती है। उसके बाद बात करते हैं बुआई की विधि है समय। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें किसी भी फसल में आपसे ये पॉइंट पूछा सकता है, बुआई का समय वह विधि। अब सब मैं पहली बार बता रहा हूं, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये बाद में क्लियर हो जाएगा कि आपको पहली क्लास जिसमें देखिए किस तरह से इसमें आपको करना है, क्या करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको अलग तरीके से इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने से क्या होगा, थोड़ा आपको ईजी होगा याद करने में भी। यहाँ बुआई का समय है, तो सबसे पहले आपको धान की बुआई या रोपाई 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। क्या कह सकते हैं, 15 जुलाई धान की बुआई का उपयुक्त समय। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्षा ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है, और 15 जुलाई तक जो फसल रोपाई कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, उसके बाद बारिश रेनफॉल जो आप जानते हैं कि बारिश लगातार होती रहती है और